नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जीबीटी कमीशन एसआई कंडक्टर जेवाईटी पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे आपने एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉरेन सिटीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी विधि के समक्ष समानता ये मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है जो है वो भी विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो उन्हें प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भी आपने याद रखना है जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गए हैं तो वो यूएसए से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार मौलिक अधिकार के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है समानता का जो अधिकार है उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। समानता का अधिकार जो है वो कानून के समक्ष समानता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ये भी अपने याद रखना है। उसके बाद जो आपका दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 1922 तक इसका वर्णन है। तीसरा जो है वो आपका वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो 29 से 30 तक है। अनुच्छेद 29 व 30 में है। और लास्ट जो है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका जो वर्णन है अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो वो दी थी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। लोकसभा स्पीकर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख और एयर स्टाफ का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अपनी शपथ जो लेता है वो एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। ये भी आपने याद रखना है। वो एक संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है जो लोकसभा स्पीकर होता है। और लोग अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्याग पत्र सौंपता है। और इससे क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। ये भी आपने याद रखना है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वे भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का जो उपसभापति या
वे भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाए। ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार और तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। ये भी आपने याद रखना है। और लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो गणेश वासुदेव मावलकर थे। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में जो है वो आपके ओम बिड़ला हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, कोटा से वे सांसद हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सरकार का जो उच्चतम सिविल सेवक है वो कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कैबिनेट सचिव जो है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 माह के भीतर। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, 1 महीने के भीतर रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है। और लोग 12 सदस्य जो होते हैं लोग राज्यसभा के, वो उन्हें प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनेट करता है। ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं होनी चाहिए वो कम से कम 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। ये भी आपने याद रखना है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्टेड ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य जो है वो लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिक्किम से लोकसभा के लिए केवल एक सदस्य चुना जाता है। वहाँ पर लोकसभा की एक ही सीट है। बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा में 2 सदस्य, त्रिपुरा से 2 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर जो है, मणिपुर से भी 2 ही सदस्य चुने जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ से भी 2 सदस्य जो है वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। और सिक्किम से केवल एक सदस्य चुना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। सिक्किम से एक सदस्य चुना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस स्टेट से चुने जाते हैं? वो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। यूपी से 80 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो उसके बाद 48 जो है वो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धन विधेयक को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है? ये भी आपने याद रखना है। जो धन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सुचेता कृपलानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया कि 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति प्रदान की जाती है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, किसके बारे में? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको पता होगा पहले राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वो कब हुआ था? वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था उसका जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। योजना आयोग के सदस्यों को, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, योजना आयोग के सदस्यों के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। नवगठित नीति आयोग में इसकी लगभग सभी विशेषताएं शामिल है। इसके कारण इसके भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभिस्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ए फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुच्छेद 360 के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं आपातकाल के बारे में, वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो अभी तक आपको पता होगा भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये भी आपने याद रखना है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल कब लगा है, तो यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता जो है वो साख जो है वो खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये भी आपने याद रखना है। तो कभी भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है भारत में, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 से संविधान में अंतः स्थापित किया? विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 86वां जो संशोधन था, 86वां संशोधन जो था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 86 अमेंडेंट जो था, 86 अमेंडेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आर्टिकल 21A कहता क्या है? ये कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 21A कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वां संविधान संशोधन जो था वो 2002 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। उन सभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।